नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रचना सुनाती कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रचना ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर आ गई। पीछे पीछे सामान का थैला उठाए परसून भी अंदर आ गया। रचना पूरे महीने का सामान इकट्ठा नहीं लाती थी। दुकान से वापस आते हुए हफ्ते में एक बार जितना जरूरी होता था उतना सामान खरीद लाती थी। परसून ने थैला किचन में जाकर प्लेटफॉर्म पर रख दिया और रचना से बोला, तुम फटाफट चाय बनाओ, तब तक मैं प्रियांशु को लेकर आता हूँ। जी ठीक है, कहकर रचना हाथ मुंह धोने बाथरूम में चली गई। परसून प्रियांशु को लेने चला गया। 2-3 घर छोड़कर ही एक घर में बच्चों का झूला घर था, जिसमें 6 महीने से लेकर 13-14 वर्ष तक के बच्चे रहते थे। यह एक वृद्ध दंपत्ति का घर था। उनके दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हो चुके थे और अपनी अपनी गृहस्थी में पूरी तरह से रम गए थे और खुश थे। यह उनकी खुशी का ही परिणाम था कि यह वृद्ध दंपत्ति नाती पोतों से खेलने की उम्र में यहाँ अकेले एकाकी रह गए थे। अपना एकाकीपन काटने के लिए उन्होंने झूला घर खोल लिया। इस मोहल्ले में वे 40 वर्षों से रह रहे थे। स्वभाव के भी अच्छे थे। सब लोग उन्हें जानते और मानते थे। एक एक कर दूर पास के कई बच्चों उनके पास आ गए। घर विभिन्न उम्र के नाती पोतों से भर गया। साथ ही अतिरिक्त आय भी हो जाती। समय के एक अच्छे काम में व्यतीत हो जाता। बच्चों को प्यार से संभालने वाले दादा दादी मिल गए और माता पिता को बच्चों की अच्छी और सुरक्षित देखभाल का आश्वासन। सबकी समस्याओं का समाधान हो गया। परसून मिश्रा जी के घर पहुंचा तो प्रियांशु उनकी गोद में बैठा कहानी सुन रहा था। बाकी बच्चे दरी पर आसपास बैठे थे। प्रियांशु तो मिश्रा दंपत्ति का खास लाडला था। परसून को देखते ही प्रियांशु चहक उठा। अंकल आ गए। परसून ने हंसकर उसे गोद में ले लिया। घर चले बेटा? हाँ चलो, प्रियांशु ने उसके गले से लिपटते हुए कहा। परसून ने प्रियांशु का स्कूल बैग लिया, मिश्रा जी को नमस्ते कहा और घर की ओर आ गया। रचना ने चाय तैयार रखी थी और प्रियांशु के लिए दूध भी। प्रियांशु दूध पीने में नखरे करने लगा तो परसून ने थैली में से आज लाए हुए तरह तरह के बिस्किट दिखाकर दूध पीने को राजी कर लिया। क्रीम वाले बिस्किट देखकर प्रियांशु खुश होकर दूध पी गया। रचना और परसून चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद परसून जाने लगा तो रचना ने उसे रोक लिया कि वह रात का खाना खाकर ही जाए। प्रिया दीदी तो है नहीं, अब आप रात का खाना खाकर ही घर जाइएगा। अकेले के लिए क्या बनाएंगे? ठीक है, तुम खाने की तैयारी करो, तब तक मैं प्रियांशु को पार्क में झूले पर ले जाता हूँ, परसून ने कहा और प्रियांशु को लेकर बाहर चला गया। रचना जाकर मिश्रा दंपत्ति को भी रात के खाने का न्योता दे आई। झूला घर के सब बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर आराम करके मिश्रा आंटी रचना के पास चली आई। उसकी मदद करवाने दोनों रसोई घर में काम करते हुए गप्पे मारने लगी। मिश्रा आंटी को अपनी दोनों ही बहुओं के साथ रहने बातें करने का सुख तो मिला ही नहीं। एक बहू तो विदेशी थी, उसे तो उन्होंने आज तक देखा ही नहीं। उनके बड़े बेटे ने चर्च में शादी कर लेने के बाद अपनी शादी की खबर देते हुए फोन पर दिया और फोटो भेज दिए थे। उन्होंने बहुत कहा कि बस एक बार बहू को लेकर भारत आ जाओ तो वे लोग प्रत्यक्ष उससे मिल लेंगे, लेकिन उनकी अल्ट्रा मॉडर्न विदेशी बहू यहाँ आने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। दूसरे बेटे के लिए उन्होंने खुद लड़की देखी थी, लेकिन वह भी शादी करके जो अमेरिका जा बसी, तो आज तक कभी 4 दिन भी उनके पास आकर नहीं रही। 4 साल में उनका छोटा बेटा बहू 2 बार भारत आए, लेकिन हर बार उन्हें यह बताकर चुपचाप बहू के मायके में पूरी छुट्टियां बिताकर 2-4 दिन जाने के लिए उनके पास औपचारिकता बस रह जाते हैं। अब तो मिश्रा आंटी ने अपना पूरा ध्यान झूला घर के बच्चों पर केंद्रित कर लिया है और अपने दिमाग में से बेटा बहू पूरी तरह से निकाल दिया है। जो भी खुशी है वह इन सब बच्चों में और मोहल्ले के पुराने परिचितों में ही है। यही उनका सच्चा परिवार है। रचना से मिश्रा आंटी को बहुत स्नेह है। वह भी हालात की मारी हुई और ससुराल से सताई हुई लड़की है, लेकिन उसने हिम्मत और धीरज से काम लेते हुए अपने आप को भी संभाला और अपने बच्चे को भी पाल रही है। मिश्रा आंटी की मदद से रचना का काम काफी जल्द हो गया। तब तक मिश्रा अंकल और परसून भी प्रियांशु को लेकर आ गए। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद आंटी ने फटाफट किचन साफ कर दिया। 9:30 बजे परसून अपने घर चला गया। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी भी अपने घर चले गए। रचना ने दरवाजा बंद किया और प्रियांशु को लेकर कमरे में आ गई। सुबह 7 बजे ही प्रियांशु की बस आ जाती है तो वह रात में जल्दी ही सो जाता है। उसके सोते ही रचना की भी आंखें चपकने लगती हैं और जल्द ही वह भी सो गई। सुबह 5:45 बजे अलार्म बजने के साथ ही रचना की नींद खुल गई। वह जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर प्रियांशु का टिफिन बनाने लगी। एक तरफ उसने चाय का पानी चढ़ा दिया, प्रियांशु के लिए दूध गर्म करके उसने उसे उठाया और नहलाया, स्कूल के लिए तैयार कर दिया। दूध बिस्किट खिलाकर रचना ने पानी की बोतल और टिफिन उसके बैग में रख दिया और उसे बस स्टॉप पर छोड़ने गई। 5-7 मिनट में ही बस आ गई। रचना ने प्रियांशु को बस में बिठाया और घर वापस आ गई। थोड़ी देर अखबार पढ़ते हुए रचना ने चाय पी और फिर से बाकी काम निपटाने लग गई। काम भी क्या, रचना ने एक गहरी सांस ली। छोटा सा रसोई घर, थोड़े से बर्तन, बाहर एक छोटी सी बैठक, उसी से लगा हुआ डाइनिंग हॉल और एक छोटा सा बेडरूम। बस अपने लिए 2-4 रोटियां बनाई और खाना तैयार करके नहा धोकर उसने लंच पैक किया और तैयार हो गई। 9:30 बजे परसों आ जाता था उसे लेने और उसे उसके
सुपरमार्केट में ड्रॉप कर देता था जहां वह काम करती। उसी मार्केट से आगे परसून का ऑफिस था। शाम को लौटते हुए परसून उसे वापस ले आता और घर पर ड्रॉप कर देता। पिछले 4 सालों से उसकी यही दिनचर्या है। मिश्रा दंपत्ति परसून और प्रियांशु, यही उसकी छोटी सी दुनिया और यही उसका परिवार है। कभी कभी परसून की पत्नी प्रिया और दोनों बच्चे भी आ जाते। प्रिया बहुत सुलझी हुई स्त्री है। 8 बरस पहले पास के शहर में उसकी शादी हुई थी। परिवार ने लड़के के बारे में बड़ी बड़ी बातें की थी। संपन्न घर था, बड़ा सा मकान, गाड़ी, मध्यम वर्ग के। माता पिता ने तुरंत फर्द उसका विवाह कर दिया। विवाह के बाद पता चला लड़का अर्थात आशीष कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। पिता और बड़े भाइयों की कमाई पर घर में पड़ा रहता है। घर में उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। भाई भाभियां सारा समय उसे दुत्कारते रहते हैं। जब पति की कोई इज्जत ना हो तब पत्नी का कौन सम्मान करता है। शादी के 6 महीने बाद सास ससुर का रवैया भी बदल गया। वे रचना को ही ताने देते कि हमने तो सोचा था कि तुम उसे समझा बुझाकर काम करने के लिए मना लोगे, जिम्मेदारी पड़ने से वह सुधर जाएगा, लेकिन तुम पत्नी होकर भी उसे जिम्मेदार नहीं बना पाई, सुधार नहीं पाई। क्या फायदा हुआ तुम्हें घर लाने का? एक की बजाय 2 लोगों को बिठाकर खाना खिलाना पड़ रहा है। 1-1.5 साल तक रचना ससुराल में अपमान के घूंट पीती, नौकरों की तरह काम करती रही। आशीष को मनाती रही कोई काम धंधा या छोटी मोटी ही सही नौकरी करने को, लेकिन उस निठल्ले के बस में कुछ नहीं था। हार कर रचना ने एक स्कूल में नौकरी कर ली। वैसे पैसे तो ज्यादा नहीं मिलते थे, लेकिन कम से कम उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए घर में जेठानियों के आगे हाथ तो नहीं फैलाने पड़ते थे। लेकिन यहाँ भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। आशीष ने उसके स्कूल के टीचर्स से पैसे उधार लेना शुरू कर दिया। जब आशीष उन टीचर्स को पैसा चुकता नहीं कर पाया तो उन्होंने रचना को बताया। रचना ने सिर पीट लिया। खुद तो कुछ कमाता नहीं है, रचना कमा रही है तो वह भी चैन नहीं। रचना की सारी कमाई तो आशीष की उधारी चुकाने में खत्म हो जाती। उसने सारे टीचर से निवेदन किया कि वह अब आगे से आशीष को कोई पैसा उधार ना दें, लेकिन अब तक की उधारी तो उसे चुकानी ही पड़ रही थी। रचना दोनों तरफ से पिस गई। एक तरफ घर का सारा काम उसे करना पड़ता तो दूसरी तरफ स्कूल की नौकरी। उस पर भी हालत वैसी ही थी। हाथ में एक फूटी कौड़ी नहीं आती और घर पर ताने पड़ते 100 अलग। रचना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके माता पिता अलग अपराध बोध से घिरे रहते थे कि जल्दबाजी में एक ऐसे नकारा से ब्याह दिया। उन्होंने अपनी बेटी को जैसे तैसे आशीष के लिए हुए कर्ज से मुक्त हो ही पाई थी वह कि पता चला वह माँ बनने वाली है। जैसे तैसे रचना कुछ महीनों तक अपने शरीर को खींच रही थी, लेकिन फिर तकलीफ बढ़ जाने से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। घर में आशीष की वजह से उसे हर कदम पर बेइज्जत होना पड़ता था। रात दिन ताने सुनने पड़ते थे। घर बाहर दोनों मोर्चों पर पिसकर भी हासिल कुछ नहीं हुआ। तंग आकर वह अपनी माँ के यहाँ आ गई। पिता अपने अपराध बोध में घुलते हुए अचानक एक दिन हार्ट अटैक से चल बसे। माँ के ही घर प्रियांशु का जन्म हुआ। आशीष 2-3 बार उसे घर वापस ले जाने के नाम से वहां आया और खुद भी वहीं टिक गया। पिता तो रही नहीं, माँ स्वयं ही बड़े भाइयों पर आश्रित थी। भाई तो फिर भी कुछ कहते नहीं थे, मगर भाभियों की जुबान खुलने लगी। वे दोनों रात दिन ताने मारने लगी। आशीष की वजह से ससुराल में रचना को जेठानियों के ताने सुनने पड़ते थे और अब मायके में भी उसे चैन नहीं। बच्चे को लेकर अगर वह ससुराल वापस जाती तो भी आशीष की बेरोजगारी और आवारागर्दी उसे त्रस्त कर डालती। प्रियांशु की देखभाल के बहाने वह मायके में ही रहती और जैसे तैसे उसने आशीष को वहां से चलता किया और स्पष्ट बोल दिया कि अगर ढंग की नौकरी मिले तो ही उसे लेने आए, वरना उसे और बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दे। रचना ने फिर एक स्कूल में नौकरी कर ली। प्रियांशु की देखभाल माँ कर लेती थी, लेकिन दुर्भाग्य ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। प्रियांशु साल भर का हुआ ही था कि माँ चल बसी। अब तक माँ के कारण जो भाभी जैसे तैसे रचना को बर्दाश्त कर रही थी, उन्होंने माँ की 13वीं होते ही रचना को अपने ससुराल वापस चले जाने का फरमान सुना दिया। रचना किसी भी कीमत पर ससुराल वापस जाना नहीं चाहती थी अब, और जिल्लत से भरी जिंदगी भी नहीं जी सकती थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मसम्मान के साथ ही जाएगी। उसने भाभी से थोड़े दिन की मोहलत मांगी और अपने नन्हे बच्चे के साथ दर दर भटकते हुए काम की तलाश करने लगी। कोई ऐसा काम जिससे इतना पैसा मिल सके कि वह एक कमरा किराए पर लेकर प्रियांशु को किसी अच्छे झूला घर में रख सके। बहुत तलाशने के बाद उसकी मुलाकात मिश्रा दंपत्ति से हुई। उन्होंने उसे मानसिक संभाला तथा पास की एक कमरा किराए पर दिलवा दिया। उन्होंने ही उसे परसून से मिलवाया। परसून ने रचना को अपने दोस्त के सुपरमार्केट में नौकरी दिलवा दी। रचना प्रियांशु को लेकर यहाँ आ गई। उसने किसी को भी अपना पता नहीं बताया था। वह अतीत के सारे अपमान, सारी तकलीफें, कड़वाहट सब भूल जाना चाहती थी। भाई भाभियों ने भी राहत की सांस ली और अपने हाथ झटक लिए। उन्हें क्या परवाह थी कि वह कभी भी कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे। 2 साल में अपनी मेहनत और ईमानदारी से रचना ने असिस्टेंट मैनेजर का पद प्राप्त किया। अब एक कमरे की जगह उसने एक छोटा सा पार्सन किराए पर ले लिया था, जिसमें छोटा सा किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम सब था। इतने सालों में परसून ने हर तरह से हर कदम पर उसका भरपूर साथ दिया था। सुख में दुख में, हर परेशानी में, चाहे कहीं कभी प्रियांशु बीमार पड़ा हो, चाहे वह खुद डॉक्टर को दिखाने से लेकर दवाइयाँ लाने तक, हर जिम्मेदारी
पूरे अपनेपन और ईमानदारी से निभाता था प्रसून। दोनों में एक व्यक्त अनाम मगर बहुत ही अच्छा गहरा रिश्ता बन गया था। प्रिया ने भी कभी प्रसून को रोका नहीं रचना की मदद करने से या उसके यहाँ जाने आने से, बल्कि जब भी होता वह खुद भी रचना की मदद करती। अब तो रचना अपने बेटे के साथ अपने इस नए परिवार और नए जीवन में पूरी तरह से रम गई थी। पुरानी यादें रात के बुरे सपने की तरह बीत चुकी थी। अब जीवन की नई सुबह आ गई। मिश्रा अंकल आंटी कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने देते। एक बार जब प्रियांशु बहुत बीमार पड़ गया था तब आंटी दिन रात उसे गोद में लेकर बैठी रहती थी। रचना को कभी लगा ही नहीं कि उसकी माँ नहीं है। रचना के घाव भर चुके थे वर्षों के संघर्ष के बाद। अब वह आर्थिक एवं मानसिक रूप से समर्थ और स्वतंत्र व्यक्ति थी, पूरी तरह आत्मनिर्भर थी। पेपर समेटते हुए रचना की नज़र घड़ी पर पड़ी। उफ, आज तो वह काफ़ी देर तक पेपर पढ़ती रह गई। काफ़ी काम उसने काफ़ी स्फूर्ति से निपटाए। वह तैयार होकर लंच बॉक्स रख ही रही थी कि नीचे से प्रसून की बाइक का हॉर्न सुनाई दिया। जल्दी से उसने अपनी पर्स संभाली और ताला लगाकर बाहर आ गई। प्रसून ने बाइक स्टार्ट की और रचना को लेकर सुपरमार्केट में ड्रॉप कर देने अपने ऑफिस चला गया। रचना की दिनचर्या और जीवन सुख से चल रहा था। दिन बीत रहे थे, सब कुछ व्यवस्थित था कि एक दिन अचानक उसके जीवन में एक भूचाल आ गया। एक दिन वह प्रसून के साथ शाम को घर वापस लौटी तो दरवाजे पर आशीष को खड़ा देखकर बुरी तरह चौंक गई। प्रसून ने उसे चौंकते हुए देखकर पूछा कि यह व्यक्ति कौन है। रचना पिछले सालों में बुरे अतीत के साथ आशीष को भी पूरी तरह से भुला चुकी थी। उसके नाम को, व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपने जीवन से अलग कर चुकी थी। अब अचानक उसे सामने देखकर उसके मन में संदेह के कांटे चुभने लगे। उसने धीरे से प्रसून से कहा कि यह आशीष है। बेचारा प्रसून हक्का बक्का रह गया। इस नई परिस्थिति से सामना होने से वह भी रचना के जीवन में आशीष नाम के किसी प्राणी के अस्तित्व के बारे में भूल ही गया था। आज आशीष को देखकर उसे रचना के साथ जोड़कर देखने की कल्पना से ही उसे अजीब लग रहा था। कुछ पलों तक सब चुपचाप खड़े रह गए। क्या हुआ रचना, दरवाजा खोलो, तुम्हारा पति आया है, उसे अंदर भी नहीं बिठाओगी क्या? आशीष ने ही चुप्पी तोड़ते हुए आशीष के मुंह से पति शब्द सुनकर रचना के शरीर में वितृष्णा की एक लहर दौड़ गई। प्रसून के चेहरे के भाव भी सख्त हो गए क्योंकि वह रचना के दुखद और संघर्ष भरे अतीत से भलीभांति परिचित था। मैं प्रियांशु को लेकर आता हूँ और कुछ समझ ना आने पर उसे असमंजस से उबरने का यही एक तरीका समझ आया। लेकिन अचानक रचना सख्त लहजे में बोली, नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आशीष की और कठोर दृष्टि से देखते हुए रचना ने उससे पूछा, आप यहाँ क्यों आई हैं? क्यों आया? क्या मतलब? मैं पति हूँ तुम्हारा, प्रियांशु का बाप हूँ। आशीष ने अपने स्वर में भरसक अधिकार भाव भरते हुए कहा। वाह, इतने सालों बाद आपको याद आया कि आपका हमसे क्या रिश्ता है? रचना के स्वयं स्वर में व्यंग था। प्रसून ने रचना से कहा कि अंदर बैठकर बातें करते हैं, यहाँ आस पड़ोस वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आशीष को प्रसून की उपस्थिति नागवार लग रही थी। रचना ने ताला खोला और सब अंदर आ गए। जब प्रसून भी अंदर आ गया और सोफे पर बैठ गया तो आशीष रोष भरे स्वर में बोला, यह महाशय कौन है? हम पति पत्नी के बीच में इनका क्या काम? बार बार आशीष के मुंह से पति शब्द सुनकर रचना झल्ला पड़ी। और पति? कैसा पति? किसका पति? मैं तुम्हारा पति। आशीष उसके चिल्लाने से अचकचा गया। कोई रिश्ता नहीं है मेरा तुमसे। आज तुम्हें याद आ रही है कि तुम मेरे पति हो, तब क्यों नहीं याद आया जब मैं नौकरों की तरह तुम्हारे घर पर काम करती और तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए स्कूल की नौकरी में पिसकर भी पैसे पैसे को मोहताज थी? तब कहाँ थे तुम जब मैं अपने दूध मुहे बच्चे को लेकर नौकरियों की तलाश में दर दर भटक रही थी? रचना क्षोभ से भरकर बोली, कोई रिश्ता कैसे नहीं है? धर्म को साक्षी मानकर विवाह हुआ है हमारा। मैं तुम्हारा पति हूँ। आशीष ने फिर अपने स्वर में अधिकार भाव लाकर रचना पर हावी होना चाहा। अगर धर्म और साक्षी मानकर तुम्हारे जैसा पति मिलता है तो मैं आज उस धर्म को ही मानने से इनकार करती हूँ। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। जरूर उस घर से तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया होगा, तभी मुझे तलाश करते हुए यहाँ आ धमके हो। मगर कान खोलकर सुन लो, अब यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गली। बरसों की मेहनत के बाद मेरे जीवन में इज्जत और चैन के दिन आए हैं। मैं अब किसी को भी छीनने नहीं दूंगी। बहुत मेहनत से यह छोटा सा नीड़ बनाया है मैंने, अब इसे किसी कीमत पर बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ और फिर जिंदगी में कभी मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। रचना तलक स्वर में बोली, क्यों निकल जाओ? मेरा पूरा हक है तुम पर, कानूनी भी है। मैं ही तुम्हारा पति हूँ। आशीष अब भी अपनी बात पर बेशर्मों की तरह अड़ा रहा। कोई हक नहीं है तुम्हारा मुझ पर। मैं तुम्हारे जैसे निकम्मे नकारा आदमी के साथ रहना तो दूर, सूरत तक देखना नहीं चाहती और कानून की धमकी मुझे मत दो। मैं वैसे भी 7 साल से तुमसे अलग रह रही हूँ। यह शादी तो वैसे भी टूट चुकी है और जल्दी ही कानूनी कार्यवाही भी कर दूंगी। अब तो रचना का स्वर दृढ़ हो चुका था। तो इसके कारण तुम मुझे दुत्कार रही हो? अच्छा यार, फंसा कर रखा है। पति को छोड़ दिया, इसको रख लिया। जब रचना पर जोर नहीं चला तो आशीष प्रसून की ओर इशारा करके अभद्र तरीके से उस पर लांछन लगाते हुए बोला। इस अपमान पर प्रसून और रचना दोनों ही सुन्न रह गए। स्त्री पुरुष में पवित्र और मर्यादित सखा भाव वाला शालीन रिश्ता भी हो सकता है, यह तो समाज सोच ही नहीं सकता। स्त्री पुरुष को
साथ देखा नहीं कि सबकी सक भरी उंगलियां ही उठती हैं उनकी ओर। कोई स्वस्थ नजरिए से तो देख ही नहीं सकता। दो लोगों के बीच इंसानियत का रिश्ता भी हो सकता है, यह समाज पचा नहीं सकता। तुम जैसा बेशरम और गिरा हुआ इंसान और सोच भी क्या सकता है। जब मनुष्य की स्वयं की दृष्टि ही कीचड़ से सनी हो तो उसे सब और गंदगी ही नजर आती है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकालूं, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। परसून कठोर स्वर में बोला। आशीष परसून को नीचा दिखाने और रचना को अपमानित कर उस पर हावी होने के लिए आखिरी कोशिश करने में दोनों के संबंधों को लेकर अनाप शनाप बोलने लगा। परसून का मन किया कि आशीष को दो चार तमाचे जड़ दे, मगर वह संयम रखकर खड़ा रहा। लेकिन रचना का और अधिक अपमान उससे सहा नहीं गया। मेरा दोस्त शहर का एसपी है, अगर तुम चुपचाप यहाँ से दफा नहीं हो गए तो मैं अभी तुम्हें थाने में बंद करवा दूंगा। सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। जाओ यहाँ से और आइंदा रचना के आसपास नजर भी मत आना। परसून ने जबड़े पीसते हुए कहा। धमकी असर कर गई। आशीष अचानक बुरी तरह बौखला गया जब उसने देखा कि परसून ने अपनी जेब से अपना मोबाइल निकाला और किसी को फोन करने लगा। आशीष की जबान तालू से चिपक गई। वह चुपचाप उठा और वहां से खिसक गया। परसून ने रचना की ओर देखा। किस मुश्किल से रचना ने अपने आप को संभाल कर जीवन और व्यवस्थित किया था, मगर आज आशीष आकर सब अस्त व्यस्त कर गया। बेचारी आशीष के घिनौने इल्जाम सुनकर परसून से नजर नहीं मिला पा रही थी। परसून जानता था कि रचना के मन में उसके लिए कोई ऐसी वैसी भावना नहीं है। उसका मन शीशे की तरह साफ है। छोड़ो रचना, आशीष जैसों की बातों से अपना मन खराब नहीं करते। मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है और अपने आप पर भी। हमारे मन की पूरी तरह साफ और हमारा रिश्ता भी, हम दोस्त हैं बस और कुछ नहीं। और इसी रिश्ते में सारी पवित्रता है। यह तो कुछ लोगों का नजरिया ही गंदा होता है कि वह औरत मर्द के रिश्ते को लेकर कभी स्वयं स्वस्थ सोच ही नहीं सकते, हमेशा गंदा ही सोचते हैं। मगर हमें इन लोगों से क्या लेना देना। हमारी अपनी एक सुंदर साफ सुथरी खुशहाल दुनिया है। परसून ने रचना के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी। हाँ बेटी, परसून ठीक कह रहा है, हमें भी तुम पर पूरा भरोसा है। आशीष की बातों से अपना मन खराब मत करो और डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मिश्रा दंपत्ति प्रियांशु को लेकर अंदर आए। जब देर तक आज परसून या रचना उसे लेने नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई और वह खुद ही चले आए। बाहर उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। तुम्हें लोगों की बातों की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। आप भला तो जग भला, दुनिया की सोच की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम केवल अपने सही गलत की जिम्मेदारी हो और हम जानते हैं कि तुम सही हो। मिश्रा आंटी ने रचना के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। रचना के सिर से मानो बोझ हट गया। समाज में आशीष जैसे गिरी हुई सोच वाले व्यक्ति हैं तो परसून और मिश्रा दंपत्ति जैसे परिपक्व व स्वस्थ विचारों वाले व्यक्ति भी हैं। प्रियांशु परसून से खेल रहा था। रचना ने कृतज्ञ और संतुष्टि हुई नजर अपने इस खुशहाल परिवार पर डाली। बाहर अंधेरा घिरने लगा था, मगर उसके जीवन में आज संबंधों का एक नया उजाला छा गया था। भाई दिमाग बड़ा पक गया था आज तो। इस समय मुझे तो गर्म चाय की सख्त जरूरत है, मिश्रा अंकल बोले। और मुझे भी, परसून भी बोला। तो मिश्रा आंटी हंसने लगी। अभी लाती हूँ मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और साथ में कुछ नाश्ता भी। और आप प्रिया दीदी और बच्चों को फोन करके यहीं बुला लीजिए। आज डिनर पूरा परिवार साथ ही करते हैं। रचना मुस्कुराते हुए चाय बनाने किचन में चली गई। धन्यवाद।